हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज फिर से हमारी कंटिन्यू हो गई। कल हमने देखा था यूके जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 78। जीके टेस्ट सीरीज भी होल्ड है तो उसको भी आगे ले जाते हैं। आज है पार्ट 44 और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। यूके ट्रिपल एससी के लिए एग्जाम डोज है ये। यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज और सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, इनके अलावा जो वरियस टॉपिक आते हैं वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन इनको मिस मत करना आप, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। इनमें से कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुई थी स्थापना? 1885 में, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में इसका अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो अबुल कलाम आज़ाद, देखिए दोस्तों, इन्होंने 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस समय इनकी उम्र महज 35 वर्ष थी, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो सेंसस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, 1872 में, ठीक है। लेकिन वो नियमित नहीं थी और उसमें ये जनगणना करवाई थी लॉर्ड मेयो ने। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो किससे क्वेश्चन हमारा भी बनता है उत्तराखंड का। लॉर्ड मेयो ने हेनरी रैमजी की तारीफ की थी जब हेनरी रैमजी ने तराई भाबर का अच्छा विकास किया। और लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत प्रिय था, रानीखेत घूमने आता था ये हर बार, ठीक है। तो रानीखेत बहुत फेवरेट प्लेस था इसका। तो मेयो के टाइम पे पहली जनगणना होती है, लेकिन यहाँ पे नियमित जनगणना की बात की जा रही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 1881, ठीक है। तो भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 में और किसके टाइम से? रिपन के टाइम से। लॉर्ड रिपन उस समय भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत परिवर्तित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे होती है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, इसीलिए इसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अधिनियम है दोस्तों। देखिए हमारी एक सीरीज़ आई थी, वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे सभी बातें, जो हमारी लीगल हिस्ट्री वाली सीरीज़ थी। एक बार आप उसको देख ले तो समझ में आएगा 1935 का अधिनियम क्या था, ठीक है, डिटेल में देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मांडू में जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मांडू में स्थित है जहाज महल, अब बताइए किसने इसका निर्माण करवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मांडू का जो जहाज महल है ये बनवाया था दोस्तों ग्यासुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मांडू कहाँ पे स्थित है? एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है मांडू। और ग्यासुद्दीन खिलजी ने ये बनाया था जहाज महल। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो मजदूर आंदोलन बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध रहा था भारत में, ठीक है। और मजदूर आंदोलन को बल दिया था दोस्तों यहाँ पे, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी एन एम लोखंडे, ठीक है। तो लोखंडे ने सबसे पहली बार यहाँ पे बॉम्बे में, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, उसमें कारखाने के जो मजदूर होते थे ना या कामगार होते थे, उनकी दशा सुधारने के लिए एक सम्मेलन किया था 1881 में, ठीक है। एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में ही अनेक प्रस्ताव पारित हुए थे मजदूरों की दशा सुधारने के लिए। एक हिसाब से यूनियन वगैरह जो आप देखते हैं, मजदूर यूनियन, ये चीज़ें होने लग गई थी, ठीक है। मजदूर यूनियन फिर बाद में आती है हमारी, फिर एम एन जोशी भी आते हैं। बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, तो ये हम पढ़ते हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला नेता जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने की कोशिश की थी वो कौन था? श्री नारायण मेघजी लोखंडे, जिसको हम बोलते हैं एन एम लोखंडे, ठीक है, नारायण मेघजी लोखंडे। कौन सी पुस्तक कालिदास की नहीं है इसमें से? ठीक है, तो बताइए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कालिदास की पुस्तक कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर रामचरित, ठीक है। मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये सभी दोस्तों किसकी हैं? हमारी कालिदास जी की है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये भी कालिदास जी की है। उत्तर रामचरित जो बुक है दोस्तों, ये ग्रंथ है एक हिसाब से लिखा देखा जाए तो, इसकी रचना की थी भवभूति ने, ठीक है। इसके रचनाकार है भवभूति, ठीक है, उत्तर रामचरित के। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो कौन सा व्यक्ति था दोस्तों दिए गए विकल्पों में जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? अच्छा क्वेश्चन है एंड राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसमें द्वितीय जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हुए थे इसमें भाग नहीं लिया। गोलमेज सम्मेलन दोस्तों आपको पता है दोस्तों 1930 से शुरू हुए थे, 32 तक चले थे, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, और कहाँ पे चले थे? लंदन में चले थे, ठीक है, लंदन में चले थे। कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? हमारा भीमराव
अंबेडकर जी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके साथ साथ देखिए महात्मा गांधी ने भी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, दूसरे वाले में ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने दूसरे वाले में नहीं लिया, तो ये जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो कौन सा द्वीप है भारत का जिसका उद्गम, मतलब जहाँ उगार होता है, जहाँ से, ठीक है, उद्गार होता है, वो ज्वालामुखी है? तो एकमात्र है दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है हमारा बैरन द्वीप। ऑप्शन ए सही आंसर इसका, बैरन द्वीप इसको हम बोलते हैं दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए दोस्तों। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, ये रिलेट करती है हमारी मत्स्य पालन से, ठीक है, मछली का अधिक उत्पादन करने से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है ना, तो ये कैसी रेखा है, ठीक है। तो इस रेखा को क्या किया गया? अध्यारोपित किया गया, यानी कि इस रेखा का निर्धारण किया गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा, इसलिए इसको अध्यारोपित सीमा कहेंगे हम। ऑप्शन ही सही आंसर है। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, कभी विशाखापत्तनम कर देते हैं वो, ठीक है, तो कभी कोचीन कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भारत का जो सबसे बड़ा हमारा नेचुरल पोर्ट है वो है मुंबई पोर्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है, देखिए, निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो चंबल नदी, बहुत सी परियोजनाएं हैं चंबल नदी पे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसमें जवाहर सागर बांध है, गांधी सागर योजना है, राणा प्रताप बांध है, इतनी योजनाएं हैं एक नदी पे, चंबल पे। और चंबल में जो दोस्तों ये जलाशय होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं तो ये राणा प्रताप सागर हो जाएगा, ठीक है, राणा प्रताप सागर। अगर गांधी सागर होता ऑप्शन में तो गांधी सागर भी सही हो जाता, ठीक है। और इसके साथ साथ जवाहर सागर, यानी कि गांधी सागर योजना, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध, ये सभी चंबल नदी पर हैं। बांध बनेगा तो जलाशय तो बनेगा ना, ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इनमें से कौन सी श्रेणी है दोस्तों जो यमुना और सोन नदी के बीच में जल द्विभाजक का काम करती है, ठीक है, अलग अलग मतलब बांट देती है उनको, जल द्विभाजक। तो इसका सही आंसर है, जल द्विभाजक करती है कैमूर श्रेणी, ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, कैमूर। कैमूर वन्य जीव विहार भी है ना, पढ़ा होगा आपने। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी भी बहुत बार आता है क्वेश्चन, कहाँ पे स्थित है? तो पंचमढ़ी की लोकेशन है महादेव पहाड़ियों में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और महादेव पहाड़ी में बीच में स्थित है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी का एक और उपनाम है दोस्तों, इसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है ना, तो सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी को। और महादेव जो पहाड़ी है वहाँ पे है ये। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा आपने। तो तवा जो नदी है दोस्तों ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है दोस्तों भारत की जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी ना, कौन सी नदियाँ भारत की जो डेल्टा नहीं बनाती? तो डेल्टा न बनाने वाली नदियाँ हैं ताप्ती और नर्मदा मेनली। तो तवा जो सहायक नदी है वो किसकी है? नर्मदा की। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट, ठीक है, भेड़ाघाट ही जलप्रपात है, और जलप्रपात को हम बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट, धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट। और ये भेड़ाघाट बहुत निकट है जबलपुर के, जबलपुर यानी कि अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात, याद रखिएगा। अब नदी की बात होती है, धुआंधार तो है हमारा झरने का नाम है, अब किस पे ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर, नर्मदा, इसको भी याद रखिए। धुआंधार जो झरना है भेड़ाघाट पे वो नर्मदा नदी पे है, और ये भेड़ाघाट प्लेस जबलपुर के निकट मध्य प्रदेश में स्थित है। हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो पहले आम चुनाव बताना है इसमें, ठीक है। तो प्रथम जो आम चुनाव थे दोस्तों वो संपन्न हुए थे 1952 में, ठीक है। तो 1952 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों भारत में जो पहले चुनाव हुए दोस्तों, ठीक है, चुनाव के बाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या हुए दोस्तों? पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। और प्रथम जो आम चुनाव थे वो 15 मार्च 1952 को समाप्त हुए, 15 मार्च 1952, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ठीक है,
तो कौन सा व्यक्ति है दोस्तों इनमें से जिसने हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को एक होली डॉक्यूमेंट बोला था? तो होली डॉक्यूमेंट के नाम से संबोधन करने वाले व्यक्ति थे बैरिस्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का पारंपरिक या व्यावसायिक पेशा क्या था? वो बैरिस्टर थे, आपको पता होना चाहिए, वकील थे वो। ठीक है, वकील थे वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, संविधान का उल्लंघन ना हो, इन सभी बातों का ध्यान कौन रखता है, यानी कि संरक्षक कौन है? ये है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, वो भारतीय संविधान का संरक्षक है। चलिए सुप्रीम कोर्ट से अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट कीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कहाँ कैद करके रखा गया था? तो कौन सी जगह पे कैद करके रखा गया महात्मा गांधी को जब क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, बम्बई से शुरू हुआ ना। तो गांधी जी को कैद कर लिया गया इसी बीच में और इनको रख दिया गया नज़रबंद। कैद किया था, नज़रबंद किया था ओनली। ठीक है, कारावास की सज़ा तो नहीं हुई, नज़रबंद किया। आगा खां पैलेस में किया था इनको। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, आगा खां पैलेस में इनको नज़रबंद कर दिया था, ऑप्शन बी। ओके, तो दोस्तों ये था जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 44। ठीक है, जितने भी ये सीरीज़ें आती हैं जीके वाली, इनको आप फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ जो अन्य टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, लाइक उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज है, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज है, उत्तराखंड जीके वन लाइनर, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, सामान्य हिंदी के वरियस टॉपिक, अन्य जितने भी करंट के टॉपिक होते हैं, इश्यू होते हैं। बहुत टाइम से लोग बोले कि करंट अफेयर्स नहीं दिए उत्तराखंड के आपने। ठीक है, देखिए समय की बहुत पाबंदी होती है, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार एक साथ में आपको कॉम्बो दे दूंगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अच्छे से स्टडी करें, अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत करें। देखिए रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा, जितना रिवीजन करेंगे, वो उत्तराखंड का रिवीजन हो या जीके का हो या साथ ही हिंदी का हो। ग्रुप सी के एस्पिरेंट स्पेशली मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यूके ट्रिपल एस सी जो एस्पिरेंट है, स्पेशली जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप यहाँ पे निकट हो जाएंगे सक्सेस के। ठीक है, तो खूब सारी पढ़ाई कीजिए, अभी टाइम का उपयोग कीजिए। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद आपका और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।